स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी। तो कल हमारा जो वीडियो आया था उसके अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 को पढ़ा था। उसके अंदर हमने जाना था कि जो अमेज़न बेसिन है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वहां पर मानव का और पर्यावरण का जो आपसी संबंध है वो किस प्रकार का है, वहां की जलवायु किस प्रकार की है, उसके अलावा जो वहाँ के मानव है वो किस प्रकार की भाई फसलें उगाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। वो तो देखिए बात थी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। आज हम बात करेंगे उपोष्ण क्षेत्र की। तो सबसे पहले आप फिर से यही चीज़ समझ लीजिए कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र क्या है। मैं आपको कई बार पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। जैसे कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश जिसे कि इक्वेटर कहते हैं, ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर बांट दिया इसने, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद 0 डिग्री इक्वेटर से अगर ऊपर की तरफ चलेंगे 23.5 डिग्री अक्षांश तक, तो यहाँ पर है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद अगर नीचे की तरफ आते हैं साउथ में, ये तो है देखिए नॉर्थ में 23.5 डिग्री, अगर साउथ की तरफ देखें तो नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री साउथ। तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। अब यहाँ पर क्या है, सूर्य का जो प्रकाश है वो साल भर लंबवत पड़ता है, ये गर्म प्रदेश है, इसलिए ये जो स्थान है यहाँ कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, इसको क्या नाम दिया है, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। आज हम बात करेंगे उपोष्ण क्षेत्र की। तो उपोष्ण क्षेत्र कौन सा है, यही 23.5 डिग्री से हम चलेंगे ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ, तो लगभग आप मान लीजिए 40 डिग्री तक। तो ये क्षेत्र कौन सा हुआ, ये है उपोष्ण क्षेत्र, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। सेम इसी प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ पर भी ये उपोष्ण क्षेत्र है। तो देखिए जब अमेज़न बेसिन के बारे में हमने पढ़ा था तो उसकी जो स्थिति थी वो कहाँ थी, वो यहाँ पर था, इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में था। अगर भारत की हम आज बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे उपोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, तो ये भारत के अंदर स्थित है। तो अगर देखिए भारत की पोजीशन की बात करें तो आपको पता है कि जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो देखिए भारत का इस प्रकार से जो आधा हिस्सा है वो तो इस प्रकार से नीचे की तरफ है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो यहाँ पर है, जो कि उपोष्ण क्षेत्र में आता है। और इसी क्षेत्र के अंदर ही पड़ेगा हमारा गंगा तंत्र भी है। देखिए गंगा नदी यहाँ से ऊपर की तरफ ही है, गंगा तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। तो ये चीज आप समझ गए हैं कि टॉपिक का क्या नाम है और किस प्रकार से हमें इन चीजों को पढ़ना है। तो बात आज होगी किसकी, उपोष्ण प्रदेशों के अंदर जो मानवीय पर्यावरण है वहां पर क्या इंटरेक्शन है मानव का पर्यावरण के साथ, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ग्लोब के अंदर भारत की लोकेशन क्या है, वो अभी मैंने आपको समझाई। उसके बाद अभी हम भारत का एक मैप बनाएंगे और उसके अंदर हम देखिए समझने की कोशिश करेंगे कि गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, जो कि ये दोनों नदियां और इनकी सहायक नदियां मिलकर क्या बनाएगी, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बनाएगी। तो देखिए फटाफट से हम भारत का मैप ड्रॉ करेंगे ताकि पोजीशन वगैरह आप सब लोग समझ सकें। ठीक है, ये लद्दाख का क्षेत्र था, ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर पंजाब से होते हुए इस प्रकार से ये राजस्थान, इतना काफ़ी रहेगा। उस तरफ की बात करें तो देखिए ऐसे चलते हुए ये लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार से उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर ये नेपाल की बाउंड्री है, नीचे की तरफ यूपी बिहार वगैरह ये सब चल रहे हैं, ये सिक्किम हो गया यहाँ पर, उसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश। तो आप देखिए मैप वगैरह बनाकर जरूर प्रैक्टिस करते रहें। अगर मैप आपको समझ आ जाता है तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं, कोई भी चीज़। तो इस प्रकार से देखिए ये पूर्वोत्तर भारत है, ये हमारा उत्तरी भारत हो गया, ये पश्चिमी हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए राज्य वगैरह ये चीज अभी देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा राज्य है, नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, ये सब चीजें जब हम नदी के बारे में डिस्कस करेंगे उस समय मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो बेसिन बनाती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए गंगा नदी
गंगा नदी की अगर बात की जाए तो भाई गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो देखिए उत्तराखंड के अंदर दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर क्या करती है, गंगा नदी की फॉर्मेशन करती है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड है ना, इस प्रकार से, बाकी का तो ये नेपाल हो गया यहाँ पर। तो उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ कि देखिए दो नदियां, एक का नाम है ये है यहाँ पर भागीरथी और एक है ये अलकनंदा। अलकनंदा इन दोनों ने मिलकर क्या किया, गंगा नदी का निर्माण किया। अब गंगा नदी देखिए उत्तराखंड से होते हुए यहाँ पर यूपी है आपका, बिहार है, झारखंड का कुछ क्षेत्र है, उसके बाद पश्चिमी बंगाल और इस प्रकार से जाते हुए यहाँ पर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के अंदर ये चली जाती है। तो यहाँ से क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर चली गई। इस प्रकार से गंगा नदी आ गई। तो देखिए नदी को मैं थोड़ा इस प्रकार से बना देता हूँ गंगा नदी को, ताकि सब लाइन नहीं तो एक जैसी हो जाएगी, आप लोग समझ पाएंगे इसको। ये गंगा नदी है। अब अकेली एक गंगा नदी बेसिन का निर्माण नहीं करती है, गंगा के साथ में देखिए क्या है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, वो मिलकर सब क्या करेंगी, गंगा नदी तंत्र का निर्माण करेगी। तो देखिए इस प्रकार से मैं कुछ महत्वपूर्ण सिर्फ आपको नदियां बताऊंगा। अभी हम इनके विषय में नहीं पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे नदियों के बारे में तो डिटेल से। जैसे कि ये चंबल नदी है, चंबल नदी यहाँ पर गई, गंगा नदी से मिलती है। और चंबल नदी के अंदर ही जैसे कि इस प्रकार से देखिए अन्य नदी बेतवा है, उसके अलावा केन है, ये सब क्या है, यमुना इसकी ये यमुना है। ये नदी जो सबसे पहले मैंने बनाई थी ये यमुना, ये यमुना है। इस प्रकार से देखिए ये यमुना है यहाँ पर, इस प्रकार से यमुना नदी। और यमुना नदी की ये सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, ये इसके अंदर मिलती है। और यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। उसी प्रकार से देखिए कुछ अन्य नदियां, जैसे कि यहाँ पर एक है गोमती। अभी मैं बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नदियां ही बताऊंगा। यहाँ पर घाघरा है, सारी नदियां नहीं देखेंगे। यहाँ पर गंडक हो गया, जैसे कि यहाँ पर है कोसी, बिहार का शोक। तो ये इस प्रकार से गंगा नदी कुछ सहायक नदियां थी। अन्य नदियां भी हैं, बहुत सारी निकलती हैं इस प्रकार से। तो इन्होंने क्या किया, गंगा नदी तंत्र का निर्माण कर दिया। तो ये तो हमारी गंगा नदी हुई। हमें पढ़ना है गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन और उसके अंदर जीवन। तो ये गंगा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर तिब्बत में एक पठार है जिसका कि नाम है चेमा युंग डुंग। पठार नहीं, ग्लेशियर है, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। और ग्लेशियर से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है कई देशों से होकर बहती है, तो हर एक देश में इसका अलग अलग नाम है। तो नाम मैं आपको बताता चलूंगा, आप लोग नोट करते रहें। अगर मैं लिखूंगा तो काफी छोटे छोटे होंगे अक्षर और समीप रहेंगे, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी निकली, तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहां पर बह रही है। तो यहां पर इसको क्या कहा जाएगा, सांगपो इसको कहा जाता है, सांगपो या फिर तसांगपो। इसके अलावा यारलुंग सांगपो भी इसको कहा जाता है। ये तो तिब्बत की बात हुई। उसके बाद ये बहती हुई इस प्रकार से आ रही है। जब चीन का क्षेत्र आया, तिब्बत वैसे चीन के अधिग्रहण में ही है, तो वैसे आप अलग मान के चले तो जैसे मान लीजिए चीन के अंदर ही आए, तो यहां पर क्या कहेंगे, यारलुंग जेंगबो इसको कहा जाएगा, ठीक है, यारलुंग जेंगबो। इस प्रकार से बहती हुई है, देखिए यहां पर आएगी अब भारत वाले क्षेत्र में। अब भारत के अंदर जो हिमालय का विस्तार है वो आपको पता है कि इस प्रकार से लेकर पश्चिम से पूरा यहां पर पूर्व की तरफ, ठीक है, यहां तक भी आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में यहां तक नीचे, और नीचे जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी क्या है, माना जाता है भाई हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत यहां से आता हुआ इस प्रकार से पूर्व की तरफ, और यहां से घूमकर नीचे दक्षिण की तरफ चला जाता है। तो यहां पर भी हिमालय पर्वत स्थित है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय जो पर्वत है उसको नामचा बरवा कहा जाता है। तो नामचा बरवा को काटते हुए यहां पर गार्ज बनाते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के अंदर प्रवेश करेगी। इस प्रकार से भारत के अंदर प्रवेश किया। अब भारत में प्रवेश किया तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको क्या कहा जाता है, इसको दिहांग कहा जाता है, दिहांग, दिहांग हो गई। उसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में असम होते हुए ये गंगा नदी के अंदर ही मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर।
ये चीज़ याद रखनी है। भाई भारत में तो अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बह रही है और सर्वाधिक लंबाई जो है असम के अंदर ही है। तो इस प्रकार से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर मिल गई और उसके बाद यहाँ पर संयुक्त होते हुए इकट्ठा बहते हुए बांग्लादेश से जब ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेगी तो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पर एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण किया जाता है। डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है ये। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है, मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जैसे ही प्रवेश किया दिहांग कहा जाएगा, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर आती है तब इसको क्या तब इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और असम के अंदर ही देखिए कई सहायक नदियां इसके अंदर मिलती है, तो जो चौड़ाई है ब्रह्मपुत्र नदी की वो 10 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। उसके बाद ये नदी जो है देखिए कई छोटे छोटे नदी द्वीपों का भी निर्माण करती है। तो एक नदी द्वीप जिसके बारे में एक आमतौर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम के अंदर है, माजुली नाम है उसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे माजुली द्वीप बनाया इस प्रकार से। तो देखिए अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, तो देखिए इस प्रकार से, जैसे यहीं पर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर एक नदी इस प्रकार से मिली, इसको क्या कहा, ये कौन सी है, दिबांग। यहाँ पर यहाँ पर मिलेगी एक लोहित। नदियों के विषय में हम पढ़ेंगे डिटेल से, अभी तो हम अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा देखिए अन्य नदियां भी हैं, जैसे कि ये है सुबनसिरी नदी है। उसके अलावा यहाँ पर है ये रंगा नाम है इसका, और यहाँ पर मानस नदी है, सुबनसिरी, रंगा, मानस, इस प्रकार से। और यहाँ पर बांग्लादेश वाले क्षेत्र में एक नदी जिसका कि नाम है तिस्ता नदी। जल विवाद किसके बीच में है, बहुत महत्वपूर्ण, तो समझ गए आप किस किस के बीच में है, बांग्लादेश और भारत। और उसके बाद देखिए ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ पर आ गई है बांग्लादेश के अंदर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाएगा, जमुना के नाम से। तो यहाँ पर इसका जो नाम हो गया वो हो गया जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तो जमुना हो ही गया, उसके अलावा जो गंगा नदी यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर आ गई है तो इसका क्या नाम हो जाता है, यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर गंगा नदी का क्या नाम है, पद्मा। और जमुना और पद्मा ने मिलकर क्या किया, संयुक्त धारा बनाई इकट्ठा होकर। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, इसको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम हो, सदाबहार एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, जो कि हमेशा यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टार्टिंग से हमारी क्लास देख रहे हैं तो देखिए एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती चली जा रही है। तो देखिए चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे पढ़ाने का उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए इस प्रकार से पद्मा और जमुना मिली तो क्या बना, मेघना नदी बनी। और उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, सुंदरवन का डेल्टा बनाया। तो ये देखिए आपने देखा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां थी किस प्रकार से आई। ये ब्रह्मपुत्र नदी थी, क्या क्या इसको कहा जाता है, ये चीज भी आप अच्छे तरीके से याद रखना। तो यहां पर देखिए जब यहां पर आप आउटलाइन करेंगे यहां पर नदियों की, तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये बेसिन का निर्माण हो गया। यहां पर कौन सा बेसिन बना, हमने दो नदियों को संयुक्त रूप से लिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हो गया। तो देखिए अगर लोकेशन की बात की जाए, भाई भारत की लोकेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, अगर इस नदी तंत्र की लोकेशन की जाए तो 10 डिग्री से लेकर ये 30 डिग्री के बीच में स्थित है। कहां से, 10 से लेकर 30 के बीच में, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, उत्तर की तरफ ही होगी। लोकेशन कहां लिखी जाए, लोकेशन यहां लिखते हैं। लोकेशन क्या हुई इसकी, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो क्षेत्र है, ये जो बेसिन है, ये इस प्रकार से स्थित है। तो ये लोकेशन हुई। उसके बाद देखिए यहां पर कुछ चीजें और याद रख ले, जैसे कि जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र हमने बनाया, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसके अलावा अगर जल संग्रहण की बात करें कि भाई सबसे ज्यादा जो जल है वो किसके अंदर है, वो गंगा नदी तंत्र के अंदर ही है। ये चीज याद रखनी है दोनों।
उसके बाद देखिए ये लोकेशन हुई इसकी 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है ये फैला हुआ है। अब आते हैं यहाँ से हमारे मेन टॉपिक पर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जलवायु के बारे में कि ये जो बेसिन है यहाँ पर जो भी चीजें पाई जाती है, बस यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सतलाकृतियां हैं। जैसे कि देखिए क्या क्या चीजें हैं इस बेसिन के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत भी हैं, पर्वत हो गए। उसके बाद देखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मैदान बनाए जा रहे हैं, मैदान भी हैं। अब मैदानों के अंदर नदियों की धाराएं जब प्रवेश करती है तो देखिए चाप झील जैसी कई आकृतियों का निर्माण करती है। उसके अलावा जब पहाड़ी क्षेत्रों से ये निकलती है तो जैसे कि गार्ज का निर्माण किया। उसके अलावा अपने साथ में जब इनका बहाव तीव्र होता है तो बहुत सारी चट्टानें बहा कर ले आती हैं, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, तो वो पर्वतों के तल पर ही इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो जैसे कि भाई कई प्रकार के प्रदेश वहां पर, बाबर वगैरह इस टाइप के प्रदेश वहां पर बनाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर तो हमें डिस्कस करनी है भाई मैदानों के बारे में। तो देखिए उसके बाद अगर हम बात करें बेसिन के अंदर क्या क्या चीज हुई, इसके अंदर देखिए मैदान पाए जाएंगे, मैदान है, पर्वत है, और जो महत्वपूर्ण है वो है सुंदरवन डेल्टा। ये स्ट्रक्चर जो है मुख्य रूप से यहाँ पर बनाई गई सुंदरवन का डेल्टा है, और जैसे कि चाप झील वगैरह है, इस प्रकार की स्थलाकृतियों का स्ट्रक्चर्स का निर्माण इन दोनों नदियों के द्वारा किया गया है। और ये स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेगी हमें, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर मिलेगी। उसके बाद देखिए जलवायु, जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु कैसी रहेगी। जलवायु आपको पता है कि जो भारत का क्षेत्र है यहाँ पर जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है तो मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है, वर्षा पर डिपेंड जलवायु है। तो अगर बात करें देखिए वर्षा की, तो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक क्या होता है, इस क्षेत्र के अंदर काफी बारिश होती है। तो जलवायु कैसी हुई, मानसूनी जलवायु। वर्षा मैंने बताई कब होगी, जून से लेकर सितंबर तक, और मध्य जून से मध्य सितंबर तक, ये बात होगी। अब मानसूनी जलवायु है, टेम्परेचर के बारे में आप सब लोग यहाँ का जानते हैं कि भाई जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, गर्मियों की ऋतु रहेगी, तो जो तापमान है वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। सर्दियों की ऋतु आती है तो उसमें क्या होता है, शीत ऋतु में जो ठंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर। तो ठीक है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर वगैरह अधिक रहता है गर्मियों में। अगर उसके बाद आता है देखिए जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व होता है देखिए इस प्रकार से, एक वर्ग किलोमीटर, जब एक वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना है, चारों तरफ से एक एक किलोमीटर, इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। जनसंख्या घनत्व क्या है, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या से क्या बना, जनसंख्या घनत्व बना। तो देखिए यहां पर बात यह बताई जा रही है कि जो मैदानी क्षेत्र है यहां पर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होगा। अब ये नदी तंत्र के अंदर पहाड़ियां और पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल है। यहां पर क्या होगा कि जो जनसंख्या घनत्व है वो कम होगा, मैदानों के अंदर ज्यादा होगा। क्यों होगा, ये चीज हम क्लास 6 में भी और अन्य चैप्टरों में भी डिस्कस कर चुके हैं। पर मैदानी क्षेत्र जो है वो क्या है, उपजाऊ है, समतल है, वहां पर रहना बहुत ज्यादा आसान है। उसी के कारण क्या होगा कि यहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा मैदानों में। तो देखिए जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो देखिए 2011 की जनसंख्या जो कि लेटेस्ट जनसंख्या है उसके अनुसार जो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, देखिए 382 ये औसत घनत्व है वर्ग किलोमीटर के अंदर, भारत का औसत है। तो मैंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र ले लेते हैं कोई, जैसे कि उत्तराखंड ले लिया है हमने, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर देखिए जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, मात्र 189 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्र के अंदर बिहार को ले लेते हैं तो बिहार का जनसंख्या घनत्व देखिए, बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है वो इससे कहीं ज्यादा है, कितना है, 1102 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर ये चीज आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भाई मैदानों के अंदर जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा
उसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो कम रहेगा। एक बात ये हुई। देखिए चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है, यहाँ पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है। अब यहाँ पर मैदानों के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो मैदानों के अंदर जो लोग निवास करते हैं अगर उनके मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो वो किस पर डिपेंडेंट है? ज्यादातर जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड है, कृषि करने पर निर्भर है। और कृषि की भी बात की जाए तो मुख्य रूप से क्या किया जाता है? धान की कृषि पर निर्भर है। तो धान कैसे क्षेत्रों में होती है? धान की फसल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि मैदानों में भी ऐसे क्षेत्रों में की जाएगी जहां पर की वर्षा वगैरह अच्छी तरह होती हो, वहां पर धान की पैदावार की जाएगी। अब धान तो मुख्य फसल हुई, उसके अलावा भी देखिए मैदानी क्षेत्रों में हर प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिसके अंदर गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फसलें लगभग सभी इन मैदानों के अंदर उगाई जाती है। तो ये तो फसलें हुई। उसके बाद देखिए कुछ नगदी फसल यानी कि जिनको बेचकर क्या है पैसा कमाया जा सके तुरंत, वो क्या है? नगदी फसल है। तो नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। अगर मुख्य रूप से बात करें नगदी फसल की तो देखिए जैसे कि गन्ना है और जूट जिससे कि बोरी बनाई जाती है वो जूट बोलते हैं। तो ठीक है, गन्ना और जूट जो है महत्वपूर्ण नगदी फसल है जो कि यहाँ पर उगाई जाती है। उसके अलावा देखिए अन्य काम भी किए नगदी फसलों के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल और जैसे कि असम है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है असम वाले क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर बात करें बिहार की बात करें और असम की बात करें, बिहार और असम की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है? देखिए रेशम कीट भी पाले जाते हैं जिनसे क्या किया जाता है? सिल्क उद्योग यहाँ पर भाई फले फूले हैं, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है? सिल्क उत्पादन, रेशम का काम किया जाता है, सिल्क उत्पादन किया जाता है। तो ये बात हुई। जब देखिए फसलों की हम बात कर रहे थे तो मैदानों के अंदर मैंने बताया फसल करना आसान है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो कि इस बेसिन के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? पहाड़ों की वेदिकाओं के ऊपर कृषि करते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए ये पर्वत है, इस प्रकार से ये भाई उसकी क्या होगी? ढलान ज्यादा नहीं होगी, कम ढलान होगी। अब कम ढलान होगी तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? इस प्रकार से देखिए मिट्टी की मेड़ बना देंगे। ठीक है, चारों तरफ इस प्रकार से मिट्टी की, तो ये यानी कि वेदिकाओं पर कृषि करते हैं। तो ये चीज है, तो यहाँ पर लगा देंगे मिट्टी और जो अंदर की जमीन है इसको क्या किया जाएगा? समतल बना दिया जाएगा। इस प्रकार से समतल बना दिया जाएगा। आप घूमने गए हो जैसे कि हिमाचल प्रदेश वगैरह आपने देखा होगा इस प्रकार की, तो ये कर दिया जाता है। क्योंकि ताकि बारिश वगैरह हो या कुछ भी पानी आए कहीं से, तो पानी का जो भाई बहाव है बहुत ज्यादा तेज ना हो कि वो फसल को बहा कर ले जाए। इस प्रकार से समतल करके मेड़ बना दी जाती है ताकि अगर पानी वहां पर आता भी है तो भाई थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए या धीरे धीरे करके निकल जाए। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो कृषि है वो इस प्रकार से की जाती है। तो ये तो बात हुई भाई कृषि के बारे में और महत्वपूर्ण फसल, और उसके अलावा कौन कौन सी ये चीजें जैसे सिल्क, चाय, जूट वगैरह ये की जाती है अपने भरण पोषण के लिए लोगों के द्वारा। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें वन की बात करें, जैसे अमेज़न जंगल की हमने बात की थी कल, तो उसमें बताया था। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये है वनस्पति। अब वनस्पति भी देखिए बेसिन के अंदर आपको पता है कि जो प्राकृतिक संरचना है वो अलग अलग है। मैंने बताया कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है। तो हर एक यहाँ पर देखेंगे कि काफी डिफरेंस पाया जाएगा, विविधता यहाँ पर पाई जाएगी। तो वनस्पति की अगर बात करें तो देखिए मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें, जैसे कि हम करें मैदानों की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे कि सागवान है, पीपल है, शीशम हो गई और एक और है साखू, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ये पेड़ तो होंगे ही, उसके अलावा जब हमने वनों के बारे में पढ़ा था, जब मैंने आपको वर्षा वन, पर्णपाती वन ये बताए थे, तो भारत में यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की इस तरफ तो क्या मिलते हैं? सदाबहार वन मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उसके बाद जो बाकी का हिस्सा है यहाँ पर लगभग आप देखेंगे, लगभग इस पूरे हिस्से में आप देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि नमी के मौसम में क्या करेंगे? जब गर्मी सर्वाधिक होगी, जब हवाओं के अंदर नमी नहीं होगी तो क्या करेंगे? पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये तो पाए जाएंगे। उसके अलावा
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी मैदानी क्षेत्रों के अंदर पाए जाएंगे। तो ये तो मैदानी क्षेत्रों की बात हुई। उसके बाद देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर आप बात करेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पर जो मैदान बनाया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, यहाँ पर देखिए बांस भी मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं, असम और ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या किया जाएगा, बांस पाया जाता है। ठीक है, बांस मुख्य रूप से पाया जाता है। बांस क्या है भाई, घास है एक, ठीक है, पेड़ पौधा नहीं है। तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखिए वहां पर क्या हुआ, बांस का उत्पादन हुआ। उसके बाद में जब ये नदियां यहां पर आती है, ये भी तो बेसिन का हिस्सा है, डेल्टा जो है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। तो ये यहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो किस प्रकार की वनस्पति होगी, सुंदरवन के डेल्टे में जो वनस्पति पाई जाएगी वो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी। यहाँ पर क्या है, पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, समुद्री पानी के अंदर ही डूबे हुए वन रहते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, अपनी जड़ों को इस प्रकार से पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये पानी का लेवल है वहां पर, तो इस प्रकार से जड़ों को बाहर निकाल लिया। क्यों, रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए। यहाँ पर जो रंध्र है उनके द्वारा श्वसन कर लिया जाता है, जड़ों का ही रूपांतरण है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार से इसे न्यू मेटाफोर कहा जाता है। ठीक है, खासकर तो ये चीज याद रखनी है कि मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और जड़ों का जो ये रूपांतरण है ये न्यू मेटाफोर है, श्वसन के लिए बाहर आ जाती है। तो देखिए मैदानी क्षेत्रों में तो ये वनस्पति हो गई पर्णपाती टाइप की। उसके बाद हमने देखा कि डेल्टा क्षेत्र में कैसी पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति। उसके बाद आगे बढ़े तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये सिक्किम भी है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी है। तो यहाँ पर क्या है, हिमालय का भी विस्तार है। तो ये कैसे हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं और हिमालय आपको पता है कि बर्फ से आच्छादित है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी, यहाँ पर देखिए किस किस की बात की, ये याद रखेंगे, हर एक चीज लिख नहीं सकता मैं। उत्तराखंड है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से भाई सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या है, ठंडी जलवायु है, बर्फ से आच्छादित है। तो यहाँ पर क्या हुई, जैसे यहां पर क्या है, ठंडी जलवायु, यहां पर ठंडी जलवायु है। अब ठंडी जलवायु है तो यहां पर क्या मिलेगा, देखिए चीड़ और देवदार फर, ये पेड़ों के नाम है। और कैसे पेड़ है ये, शंकुधारी, इस प्रकार के वन है, शंकुधारी वन यहां पर पाए जाएंगे। ये तो हुई वनस्पति की बात। वनस्पति के बाद में आते हैं वन्य जीवन के बारे में, कि जीव जंतु जो है वो किस प्रकार के पाए जाएंगे इस बेसिन के अंदर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो देखिए अगर बात करें वन्य जीव की, तो देखिए वन्य जीव जो है वो कई प्रकार के होंगे, जैसे कि भाई हाथी है, बाघ, हिरण, उसके अलावा हाथी, बाघ, हिरण। उसके अलावा देखिए ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, यहां पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी दिख रही है, क्या हुआ, बंगाल टाइगर है। उसके अलावा ये भाई जलीय क्षेत्र है, यहां पर मगरमच्छ भी पाए जाएंगे, घड़ियाल वगैरह भी पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो नदियां हैं, अब ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके अंदर मछलियां भी तो पाई जाएंगी, बहुत से प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। अगर बात करें देखिए महत्वपूर्ण मछलियों की प्रजाति की, तो देखिए रोहू, कतला और हिसला, ये महत्वपूर्ण प्रजाति मछलियों की पाई जाती है। और आपको पता है कि भाई जो पश्चिम बंगाल वगैरह क्षेत्र है, यहाँ पर जो लोग हैं उनका प्रिय भोजन क्या है, मछली के साथ चावल लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मछली चावल जो है वो क्या है, मुख्य भाई खाना है लोगों का। तो मछलियों की ये प्रजातियां हैं। उसके अलावा एक मछली और भी है जो कि देखिए खासकर गंगा नदी के अंदर पाई जाती है, और उसको क्या, गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, प्लेटिनिस्टा गेंजेटिका उसका नाम है। तो देखिए यहां पर खासकर इसके अंदर पाई जाएगी कौन सी, गंगा डॉल्फिन, जिसे कि सुसु भी कहा जाता है। तो देखिए इसकी खासियत ये है कि एक तो ये अंधी होती है, इसको दिखाई नहीं देता। उसके अलावा ये रहना पसंद करती है बिल्कुल साफ पानी के अंदर। अगर पानी प्रदूषित होगा तो ये उस जगह पर नहीं रहेगी। तो ये क्या है भाई, एक सिंबल है ये मछली एक प्रकार से, डॉल्फिन,
कि साफ पानी की। ये जहां पर मिलेगी इसका मतलब पानी साफ है, जहां पर नहीं है इसका मतलब क्या है, पानी वहां पर प्रदूषित है। और गंगा डॉल्फिन के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है हमारे भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, ये याद रखनी है। तो ये तो रोहू, कतला, हिसला, उसके अलावा गंगा डॉल्फिन ये मुख्य जलीय जीव हो गए। उसके बाद देखिए बड़े आगे, तो ये तो बात हुई भाई, अपने देख लिया जलवायु देख ली, उसके बाद में वनस्पति देखी, उसके बाद में वन्य जीव देखे, तो ये बात है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें, ये जो बेसिन है, आपको पता है कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जहां से भी आ रही है, जिन जिन स्थानों से भी बहकर, तो जो नगर हैं, जो भाई प्राचीन काल में भी क्या था, जो नगर वगैरह, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो सभ्यताएं थी वो कहां पर, नदी के किनारों पर अधिक विकसित हुई। तो यही कारण है कि देखिए यहां पर भी नदी के तटों पर बहुत से बड़े बड़े शहर भी पाए जाएंगे, जिनकी की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे कि यूपी के अंदर आप देखेंगे इलाहाबाद है, यूपी के अंदर इलाहाबाद हो गया। उसके बाद में देखिए कानपुर, कानपुर है, बनारस यूपी, बनारस है, और देखिए लखनऊ, लखनऊ, पटना, और भाई यहाँ पर कोलकाता। ठीक है, इस प्रकार से ये शहर महानगर यहाँ पर स्थित है, जिनकी की जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, 10 लाख से भी ज्यादा है। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर स्थित है, जैसे कि यमुना नदी के किनारे आप देखेंगे यूपी के अंदर क्या है, यहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल दर्शनीय स्थल है। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई बिहार वगैरह क्षेत्र में क्या है, बौद्ध स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दर्शनीय स्थल हैं। उसके अलावा लखनऊ में इमामबाड़ा हो गया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर असम वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर और एक सींग वाले गैंडे के अंदर, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो वन्य जीव लिख रहे थे, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, एक सींग का गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, ये चीज नोट कर लेनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और भाई कई बंदरगाह भी हैं, जैसे कि कलकत्ता के अंदर, हुगली के अंदर बंदरगाह स्थित है। और बताया गया है कि चैप्टर के अंदर बहुत से जो मुख्य नगर है यहाँ पर हवाई अड्डे भी निर्मित हैं। तो ये सब चीजें याद रखनी है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि गंगा डॉल्फिन क्या है, भाई प्रदूषण का संकेतक भी है, बताती है कि कहाँ पर साफ पानी है। तो देखिए 2014 के अंदर, 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को क्या किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत क्लीन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन। उसके अलावा गंगा नदी को भी साफ रखने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ताकि गंगा नदी को साफ किया जा सके। आप लोगों को यह बताना है कि जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ये था हमारा आज का चैप्टर। जो भी महत्वपूर्ण चीजें इससे हो सकती थी वो सारी मैंने आपको बताई। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी की अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देखिए अपने साथियों को और बहुत से लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि सब लोग हमसे जुड़ेंगे तो अच्छी से अच्छी क्लास हम लोग आपको दे पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।